हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो पीसीएस तथा आरओ एग्ज़ाम की डेट्स आ गई हैं कंफर्म, जो कि 7 और दिसंबर को होगा पीसीएस और 22 और 23 दिसंबर को होगा क्या आरओ एग्ज़ाम। तो आज से हम लोग जीएस के कंप्लीट प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे और ये आने वाले दोनों ही एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इन्हें स्किप नहीं करिएगा, यहाँ से आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन की। सभी क्वेश्चन मिलेंगे आपको जीएस के, साथ ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो इसलिए ज़रूर देखिएगा। और साथ ही मैंने जीएस के सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज एमसीक्यू को कराया है। सभी कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू है, जिसमें जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस, पॉलिटी, इन सभी को कराया है। साथ ही पीवाईक्यूज कराए हैं पीसीएस तथा आरओ के चैप्टर वाइज कराया है, जिसकी प्लेलिस्ट है, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी वो। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन से हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो इसमें पहला कह रहा है चोओउ, लाहोत्से, अन्नामलाई तथा शिरुमलाई। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, अन्नामलाई और सिरुमलाई। जो मलाई है ये कहाँ मिलेगा, ये हमें साउथ में मिलेगा, और अन्नामलाई तो मेनली कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा केरल में। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी, जो कि केरल की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। तो ये तो हो गई साउथ में। तो हिमालय कहाँ है, ये तो नॉर्थ में है। तो यहाँ पे 3 को यदि हम एलिमिनेट करते हैं तो इसका बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो इसका ओनली 1 सही है। तो इसमें सिर्फ एक के पता होने से हमें सही आंसर पता हो गया। और यहाँ पे बात करें सिरुमलाई की, तो वो भी साउथ में है। तो यहाँ पे बेसिकली लाओसे तथा चोओउ, ये 2 ही हैं जो कि हिमालय में स्थित हैं। नेक्स्ट कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे बात कर रहा है प्रमुख क्रांतियाँ हैं। यदि हम बात करें पीली क्रांति, जो कि अभी आरओ का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो कि कैंसिल हो गया, पूछा भी गया था, तो इसका संबंध किससे है, तिलहन उत्पादन से। तो यहाँ पे सी में एक कौन सा है, यहाँ पे ए में भी है, डी में है। और काली मतलब ब्लैक क्रांति का संबंध किससे है, ये पेट्रोलियम से है। ठीक है, और यदि हम बात करें ग्रे की, जो ग्रे क्रांति है किससे संबंधित है, ये संबंधित है उर्वरक से। तो जो उर्वरक होते हैं बेसिकली, जो फर्टिलाइजर होते हैं, वो ग्रे कलर के होते हैं। तो बस हम लोग याद रखेंगे, ग्रे क्रांति का संबंध है उर्वरक से, और गोल्डन क्रांति ये संबंधित है बागवानी से। नेक्स्ट है भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियाँ दी गई हैं और उनको नॉर्थ से साउथ की ओर अरेंज करना है। तो इसमें सबसे नॉर्थ में क्या आएगा, K2। ठीक है, K2 गार्डविन आस्टीन। तो इसमें 2 ए और बी में है 2। ठीक है, और इसमें सबसे, और इसके बाद कौन सा आएगा, नंदा देवी, जो कि कहाँ है, यूके मतलब कि उत्तराखंड में है। और यदि हम बात करें दोदा बेटा की, तो ये कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु में। और यदि हम बात करें अनाईमुदी की, तो इसमें आएगा केरल में। तो इसमें सबसे साउथ में है, तो इसमें सबसे नॉर्थ में है क्या, K2, फिर उसके बाद आएगा नंदा देवी, एंड दोदा बेटा और अनाईमुदी में भी सबसे नॉर्थ में, सबसे साउथ में कौन सा है, तो ये याद रखिएगा, ये है अनाईमुदी, जो कि कहाँ पे है, केरल में है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 2143। नेक्स्ट है अगेन सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। K2 ये कहाँ पे है, तो ये है लद्दाख में। ठीक है, नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में है। और यहाँ पे कंचनजंगा की बात करें तो ये है सिक्किम में। तो तारा पहाड़ आपको नहीं भी पता हो, बाकी 3 से आपका हो गया कि तारा पहाड़ कहाँ पे है, ये है हिमाचल प्रदेश में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पर्वत शिखर है, नोट करके रखिएगा, तारा पहाड़। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार है, उसके संबंध में क्या सही नहीं बताना है। तो जो इस भूखंड है प्रायद्वीपीय पठार जो है, इसकी ऊंचाई बोल रहा है कि 1000 से लेके 1500 मीटर तक है। तो जब ये हम बात करें, यदि हमारा इंडिया है, तो ये जो है पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार इसकी बात कर रहे हैं। तो इसकी ऊंचाई क्या है, 1000 से 1500 नहीं है, ये है 600 से लेके 900 मीटर तक। और इसमें गलत ही पूछा है, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा ये कह रहा है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, जो प्रायद्वीप है, इसकी ऊंचाई क्या होती है, यदि हम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब कि वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कम होती हो जाएगी। तो इसका दूसरा तो सही है, लेकिन पहला गलत है। और इसके पूर्व में गिर पहाड़ियाँ तथा पश्चिम में राजमहल पहाड़ियाँ हैं। तो यदि हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार की, ठीक है, तो इसके पूर्व में कह रहा है गिर पहाड़ियाँ। गिर की बात करें तो गिर है कहाँ पे, तो ये है गुजरात में, ये हमारा गुजरात, और यहीं मिलेगा गिर। और पश्चिम में कहाँ है, पश्चिम में कह रहा है राजमहल। तो यदि प्लेटू की बात करें, प्रायद्वीप की बात करें, तो इसके पूर्व में नहीं, ये आएगा पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ। तो इसका तीसरा भी गलत हो जाएगा, पहला भी गलत हो जाएगा। तो इसमें गलत ही पूछा है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है कि जो भारत है इसका उत्तरी मैदान में जब ठंडी आती है यानी कि जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है, तो बिल्कुल करेक्ट है। क्या होता है कि भारत का जो उत्तरी मैदान है मतलब कि यूपी में क्या होता है, क्या ठंडी में वर्षा नहीं होती? होती है, बिल्कुल होती है। तो पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण ये कह रहा है कि जो ठंडी होती है मतलब जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होते हैं, तो कारण भी सही है। ठंडी में उत्तर पूर्वी मानसून भी सक्रिय होते हैं, लेकिन ठंडी में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होते क्या इसीलिए उत्तरी मैदान में जाड़ों में वर्षा होती है? तो इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन और कारण दोनों सही तो हैं, लेकिन अक्टूबर नवंबर में जो तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु के तट पर जब मानसून लौट रहा होता है तो लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। कहाँ पे होती है? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में। तो ये एक पॉइंट भी याद रखिएगा। यदि हम इंडिया की बात करें तो क्या होता है, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, अपने पूर्व की ओर, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी से पूर्व की ओर जो चक्रवाती अवदाब चलते हैं तो ये भारत के उत्तरी मैदान में पहुंचते हैं, ठीक है, और यहीं पे इन्हीं के कारण उत्तरी मैदान में क्या शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो विंटर्स होते हैं तो शीत ऋतु में चक्रवाती अवदाब जो चलते हैं वो मेडिटेरेनियन सी मतलब कि भूमध्य सागर से पूर्व की ओर चलते हैं, ठीक है, और ये भारत के उत्तरी मैदान में जाके वर्षा कराते हैं। और ये वर्षा गेहूं की फसल के लिए लाभकारी होती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगेन कथन और कारण दिया है। कथन ये कह रहा है कि जो गंगा का मैदान है यहाँ पे यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर चले तो मानसूनी वर्षा क्या होता है, घटती हुई मिलेगी। तो अगेन हम बात करें यदि यूपी क्या आता है, गंगा के मैदान के क्षेत्र में आता है ना, तो यहाँ से पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर, पश्चिम में चले और उत्तर पश्चिम की ओर चले, बेसिकली ये नॉर्थ साइड चलने को बोला है। तो क्या होगा, वहाँ पे मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। बिल्कुल करेक्ट है कथन। तो गंगा के जो मैदान है वहाँ पे पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर मानसूनी वर्षा क्या कम होती जाएगी जैसे जैसे हम नॉर्थ की ओर जाएंगे गंगा के मैदान के। यदि कारण की बात करें तो कारण ये कह रहा है कि गंगा के मैदान में जैसे ही कोई ऊपर मतलब कि नॉर्थ की ओर बढ़ता जाएगा तो आर्द्रताधारी जो मानसूनी पवन होती हैं ये ऊंची होती जाती हैं, ठीक है। यही कारण है कि मानसूनी वर्षा घटती रहती है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, साथ में व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो जो रामगंगा नदी है ये कन्नौज के पास गंगा में मिलती है, पहला कथन तो बिल्कुल सही है। जो रामगंगा नदी है ये सबसे पहले तो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और ये गंगा के पास गंगा से कहाँ मिलती है, कन्नौज के पास। बेतवा नदी है ये प्रयागराज के पास यमुना में नहीं मिलती है, ये मिलती है हमीरपुर में। तो इसका दूसरा तो गलत है लेकिन पहला सही है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाली जो सभी नदियां हैं ये सतत वाहिनी है, बिल्कुल करेक्ट है। जो हिमालय से निकलती है नदियां, हिमालय से निकलने वाली कौन सी नदियां हैं, गंगा यमुना, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी सतत वाहिनी नदियां हैं, मतलब कि साल भर बहने वाली नदियां, ठीक है। सतत वाहिनी क्या मतलब, साल भर बहने वाली नदियां हैं। और कारण कह रहा है कि जो हिमालय है ये अपनी वर्षा का अधिकांश जो है ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करते हैं। तो कारण भी सही है। जो हिमालयी क्षेत्र है ये अपनी वर्षा का जो अधिकांश भाग है ये जो दक्षिण पश्चिमी मानसून आती है, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून आती है यहाँ से वर्षा प्राप्त करते हैं। तो कारण भी सही है, लेकिन क्या इसलिए हिमालयी नदियाँ सतत वाहिनी है? तो इसकी व्याख्या तो नहीं कर रहा है, लेकिन कथन और कारण दोनों सही है। तो यदि बात करें हिमालय से निकलने वाली नदियों के सतत वाहिनी होने का कारण, क्योंकि ये इनका उद्गम क्या होता है, हिमानियों से होता है, मतलब कि ग्लेशियर से इनका उद्गम होता है, इसीलिए ये क्या है, ये सतत वाहिनी नदियां हैं, मतलब कि ये गर्मियों में भी जल प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कह रहा है कि ओडिशा तट भारत में सबसे ज़्यादा चक्रवाती प्रवण क्षेत्र है। तो जो ओडिशा का तट है अभी हाल ही में यहाँ पे चक्रवात भी आया था, कौन सा, दाना चक्रवात, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। किसके द्वारा नाम दिया गया था, तो ये कतर के द्वारा नाम भी दिया गया था। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। कारण ये कह रहा है कि जो महानदी डेल्टा है कहाँ पे है, उड़ीसा क्षेत्र में ही है। यहाँ पे भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। तो कारण भी सही है कि जो महानदी डेल्टा क्षेत्र है यहाँ पे भारी मात्रा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, इनका निर्वनीकरण हुआ है। लेकिन क्या इसीलिए उड़ीसा में सर्वाधिक चक्रवाती प्रवण क्षेत्र है? तो इसका कारण तो व्याख्या तो नहीं कर रहा है, लेकिन कथन और कारण दोनों सही जरूर है। बे ऑफ बंगाल का क्षेत्र है, ठीक है। यदि भारत की चतुष्कोणीय आकृति की बात करें तो इसके पूर्व में बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर अधिक ताप से बने निम्न दाब के कारण, मतलब बे ऑफ बंगाल में अधिक टेम्परेचर होता है, और इससे क्या होता है, जब टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, निम्न दाब होगा। यदि टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा,
निम्न दाब होगा, ठीक है। इसी के कारण जो चक्रवात है सबसे ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। तो बे ऑफ बंगाल में मतलब कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उत्पन्न होने का कारण क्या है? हाई टेम्परेचर के साथ निम्न वायुदाब, ठीक है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। तो मरखा घाटी कहाँ पे है? ये है लद्दाख में, ठीक है। और यदि बात करें जुकू घाटी, जुकू कहाँ पे है? नागालैंड में है। तो मरका घाटी लद्दाख में है, जुकू नागालैंड में, सांगला घाटी ये हिमाचल में है और युथांग घाटी ये कहाँ पे है? सिक्किम में है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे जो अष्टमुडी झील है ये है कहाँ पे? पहली बात तो ये है केरल में और यह एक प्रकार की लैगून लेक है। तो यहाँ पे ए में 2 कहाँ पे है? ए में भी है, बी में है, ठीक है। अष्टमुडी क्या हो गई? लैगून लेक हो गई। और हिमायत लेक मतलब कि हिमायत सागर, इसकी बात कर रहा है। तो यह एक मीठे पानी की झील है लेकिन ये कृत्रिम है, ठीक है। तो यहाँ पे बी में हो गया 4, तो जो कि ऑप्शन ए में है। तो डल लेक क्या है? ये मीठे पानी की लेक है लेकिन ये अवशिष्ट है। और सोंगमो लेक जो कि कहाँ पे है? जो कि लद्दाख में है और यह एक हिम नदी लेक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत में वर्षा के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिम मानसून के कारण होती है, बिल्कुल सही है। भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है तो ये जो तो भारत में, भारत की चतुष्कोणीय आकृति की बात करें तो भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है वो दक्षिणी भी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। और जो दक्षिणी भारत है यहाँ पे वर्षा ये पूर्वी घाटों से दूर घटती जाती है। तो इसका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। नेक्स्ट है, कह रहा है भारत में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है इसके अंतर प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो पंजाब और जो निकटवर्ती हिमालय के क्षेत्र हैं यहाँ पे अरब सागर की धारा जो है ये पश्चिम बंगाल की खाड़ी की धारा में मिल जाती है। तो जो पंजाब का क्षेत्र है और साथ ही निकटवर्ती जो हिमालय का क्षेत्र है यहाँ पे जो इंडियन ओशन है वहाँ की धारा और बे ऑफ बंगाल की धारा मिल जाती है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि विराम या फिर शुष्क मौसम की अवधियाँ ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून की विशेषताएं नहीं है। याद रखिएगा क्या कह रहा है, एकदम ध्यान से पढ़िएगा इसको, ठीक है। तो इसका दूसरा तो गलत हो जाएगा लेकिन पहला सही है। जो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती कहाँ से है? सबसे पहले तो ये होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। तो इसकी 2 शाखाएं, कौन सी? एक अरब सागर की शाखा, दूसरी होती है बे ऑफ बंगाल की, ठीक है। और ये दोनों मिलती कहाँ है? पंजाब और निकटवर्ती हिमालय के क्षेत्र में। लेकिन जब ये मिलती हैं तो इनकी क्या होती है? इनकी ह्यूमिडिटी कम हो चुकी होती है एकदम से, तो ये भी याद रखेंगे। और जब भारत में मानसून आरंभ होता मतलब कि जब भारत में मानसून की शुरुआत होती है उसी के बाद जो बीच बीच में हफ्तों तक मतलब जैसे कि भारत में मानसून की शुरुआत हुई लाइक मई से लेकर जून के बीच में या फिर जुलाई, तो उस बीच में कभी क्या होता है 1 वीक या 2 वीक के लिए क्या यदि वर्षा नहीं हुई तो उसे ही क्या बोलेंगे? उसे ही विराम या फिर शुष्क मौसम की अवधि कहेंगे। नेक्स्ट है, अगेन सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्रमुख वन है और उनके प्रकार हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, यहाँ पे ये याद रखेंगे क्या है? आर्द्र है मतलब कि ह्यूमिड एरिया रहेगा, वहाँ पे दलदली पानी रहेगा। तो यूपी का जो तराई क्षेत्र है यहाँ पे क्या होता है? नदियाँ आके लुप्त होती। तराई क्या मतलब? यहाँ पे मार्शी एरिया, यहाँ पे भी दलदली एरिया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ मिलेंगे? तराई क्षेत्र में मिलेंगे। और यदि बात करें उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, तो जो तराई क्षेत्र है उसके बाद क्या आता है? मध्य गंगा का मैदान या गंगा का मैदान। तो ये हो जाएगा क्या? शुष्क होने लगेगा धीरे धीरे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अल्पाइन की यदि हम बात करें, अल्पाइन क्या है? अल्पाइन वृक्ष कहाँ पाए जाएंगे? सबसे नॉर्थ में पाए जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे नॉर्थ में क्या है? सह्याद्री, तो साउथ में हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे नॉर्थ में क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो इसका हो जाएगा 1। और उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन, सदाबहारी वन जहाँ पे वर्षा सबसे ज़्यादा मिलेगी जो कि कहाँ पे मिलेगा? सह्याद्री क्षेत्र में। तो इसका हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, कह रहा है कि फसल चक्र के संबंध में बताना है। तो जो गहरी जड़ों वाली फसलें होती हैं उनके बाद उसी तरह की फसल उगाना चाहिए। फसल चक्र मतलब क्या होगा? क्रॉप रोटेशन, रोटेशन मतलब क्या? एक के बाद दूसरे का आना, ठीक है। तो यहाँ पे तो कह रहा है कि गहरी जड़ें होंगी उसके बाद भी उसी तरह की जड़ें होंगी, तो सीधा सीधा गलत हो जाता है। दूसरा ये कह रहा है कि पहले तो हम फलीदार फसल उगाएंगे उसके बाद बिना फली वाली फसल, तो बिल्कुल सही है। इसका क्रॉप रोटेशन हो गया ना, पहले हमने फलीदार फसलें उगाई फिर बिना फली वाली फसलें उगाई, तो इसका दूसरा सही है और पहला गलत है। नेक्स्ट है, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। ये क्या है? CRIDA। CRIDA मतलब कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट
फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ठीक है, जो कि है कहाँ पे, ये है हैदराबाद में। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, किसके लिए है, ड्राई लैंड। मेन वर्ड इसमें याद रखिएगा, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। लैंड ड्राई रहेगा कहाँ का, हैदराबाद का, ठीक है। लैंड ड्राई है कहाँ का, हैदराबाद का। IIPR मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पी स्टैंड फॉर पल्सेस रिसर्च, जो कि कहाँ पे है, ये है यूपी के कानपुर में। और IGFRI मतलब कि इंडियन ग्रासलैंड, यहाँ पे जी याद रखिएगा, जी स्टैंड फॉर ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे, ग्रासलैंड कहाँ पे है, झांसी में है। UPCAR मतलब कि उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि बचा का क्या, ये बचा लखनऊ। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख खेती है, तो झूमिंग की कृषि कहाँ की जाती है, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में की जाती है, ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। खिल कहाँ पे की जाती है, ये हिमालय की पट्टी क्षेत्र में की जाती है। ब्रिंगा या फिर इसे ही बरिंगा भी कहते हैं, जो कि उड़ीसा में की जाती है खेती, ठीक है। और वालरे ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। नए वर्ड है, ये तीनों को याद रखिएगा बहुत अच्छे से। खिल की बात करें तो ये हिमालयन पट्टी में, ब्रिंगा या बरिंगा कहाँ पे है, उड़ीसा में। वालरे ये वालरे की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। नेक्स्ट है मैपिंग से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश स्लोवाकिया के पड़ोसी देश है, ठीक है। स्लोवाकिया सबसे पहले तो बात करते हैं, ये यूरोपियन कंट्री है, तो इसके पड़ोस में क्या मिलेगा, यदि हम बात करें स्लोवाकिया की, ठीक है, ये है स्लोवाकिया, तो इसके पड़ोस में क्या मिलेगा, हंगरी मिलेगा, फिर मिलेगा चेक रिपब्लिक, देन क्या मिलेगा, पोलैंड जिसकी कैपिटल है वॉर्सा, और मिलेगा क्या, यूक्रेन। तो इसमें सर्बिया तो नहीं आएगा, तो इसका ए एलिमिनेट करते हैं, तो चेक रिपब्लिक होगा, हंगरी भी होगा और ऑस्ट्रिया भी होगा, तो इसका हो जाएगा 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख कंट्री और उनसे जुड़ी कैपिटल है, तो यहाँ पे बुल्गारिया की कैपिटल क्या है, बुल्गारिया सोफिया। क्या नाम है, या आ रहा है, ठीक है, रिया सोफिया, ठीक है। तो बुल्गारिया सोफिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रोमानिया बुखारेस्ट, यहाँ पे भी रे की साउंड आ रही है, यहाँ पे भी रो की साउंड आ रही है, तो रोमानिया बुखारेस्ट, ठीक है, रोमानिया बुखारेस्ट। और स्लोवाकिया बड़ा नेम है, ब्राटिस्लावा भी बड़ा नेम है, तो याद रखेंगे, ठीक है, स्लोवाकिया ब्राटिस्लावा, ठीक है। और हंगरी की क्या है, ये है बुडापेस्ट, ठीक है, हंगरी मतलब क्या होता है, भूखा, इतनी भूख लगी थी कि वो पेस्ट ही खा गया, ठीक है, तो बस याद रखेंगे। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। कह रहा है कि 1000 झीलों का देश कौन सा है, फिनलैंड है। विश्व की छत क्या है, पामीर का पठार है। अंत महाद्वीप अफ्रीका से संबंधित है, मोतियों का द्वीप दैट इज बहरीन। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि कोयला जो है ये अवसादी शैलें हैं, बिल्कुल करेक्ट है ये। यदि अवसादी शैलों की बात करें तो इनका निर्माण जो चूर्ण होता है उनके इकट्ठा एक जगह जमा होने से ही अवसादी शैलों का निर्माण होता है, ठीक है। और यदि बात करें बेसाल्ट की तो ये हो जाएगा आग्नेय चट्टान। और इसका निर्माण क्या होता है, ये ज्वालामुखी का जो लावा होता है उसके ठंडे होने से ही आग्नेय शैल का निर्माण होता है। तो इसका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। साथ ही अवसादी के अन्य एग्जाम्पल की बात करें तो जो चूर्ण हुआ वो जमा हुआ एक जगह, फिर उसके बाद ही निर्माण होता है अवसादी शैलों में, जिनमें आता है कोयला, जो खड़िया होता है ना, खड़िया, ठीक है, खड़िया जानते हैं ना, बस खड़िया, ये भी अवसादी शैल में आता है। डोलोमाइट, चूना पत्थर, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी अवसादी होती हैं, ठीक है। चूर्ण से याद रखिएगा, चूर्ण मतलब कि क्या, किसी को हम तोड़ के एकदम क्या, एकदम भूरा बनाते, चूर्ण करते, ठीक है। तो कोयलों को भी एकदम हम चूड़ बना सकते हैं, खड़िए को भी पीस के चूड़ बना सकते हैं, और क्या, चूना पत्थर को भी बना सकते हैं, तो ये सभी अवसादी चट्टानें आएंगी। बेसाल्ट क्या आता है, आग्नेय शैल के अंतर्गत आता है। इसी के साथ पेग्माटाइट, डायोराइट, डोलोमाइट नहीं, डायोराइट, ठीक है, और गैब्रो, ये सभी क्या है, ये सभी बेसाल्टिक चट्टानें हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। माउंट लोगन ये है कहाँ पे, ये हाईएस्ट पीक है, किसका है, कनाडा का है, ठीक है। माउंट मैकिनले जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब कि यूएसए की सबसे हाईएस्ट पीक है, अलास्का में, ठीक है, अलास्का की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट कोसी उसको जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे हाईएस्ट पीक है। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है कि जो परिप्रशांत मेखला होती है ये सुनामी का अति संवेदनशील क्षेत्र होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है ये। सबसे ज़्यादा सुनामी कहाँ आती है, परिप्रशांत मेखला में ही आती है। कारण कह रहा है कि यह जो मेखला होती है ये विवर्तन की दृष्टि से अधिक सक्रिय क्षेत्र होता है और विश्व के प्रमुख भूकंप का स्रोत भी है। कारण भी सही है, और ये विश्व के प्रमुख भूकंप का स्रोत है, दैट इज वाई यहाँ पे सुनामी का सबसे अति संवेदन क्षेत्र भी है। तो इसका कथन भी सही है, कारण भी सही है, और व्याख्या भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है
कह रहा है निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सी जो नदियां हैं स्थल रुद्ध कैस्पियन सागर में आ बहती हैं। बेसिकली बात कर रहा है जो लैंडलॉक कैस्पियन सागर है, ठीक है, यहाँ पे आकर गिरती हैं। तो इसमें कौन सी नदियाँ हो जाएंगी? सिर दरिया नदी, ये तो बिल्कुल नहीं होगी। कहाँ पे बहती है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। तो यहाँ पे जो वोल्गा नदी है कहाँ पे बहती है? यूरोप और रसिया में, ठीक है, वोल्गा नदी। और यदि बात करें यूराल, ये दोनों ही नदियाँ कहाँ आके मिलती हैं? ये मिलती हैं कैस्पियन सागर में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख नदियां हैं और उनसे किनारे बसे नगर हैं। स्प्री के तट पर कौन सा शहर बसा है बेसिकली? तो स्प्री के तट पर है बर्लिन, ठीक है, इसकी कैपिटल है जर्मनी की। राइन नदी के तट पर स्थित है बॉन शहर। सियन नदी के तट पर स्थित है पेरिस, मतलब फ्रांस की कैपिटल। एल्बे के तट पर स्थित है हैम्बर्ग शहर। नेक्स्ट है 2 कथन दिए गए हैं। कथन कह रहा है पहला कि ग्रीष्म जो होता है वहाँ पे महाद्वीप और महासागरों के बीच जो तापमान विपर्याप्तता होती है ये शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होती है। जो गर्मी होती है यहाँ पे क्या होता है? कह रहा है कि गर्मियों में महाद्वीप और महासागरों के बीच जो टेम्परेचर विपर्याप्तता पाई जाती है ये शीत ऋतु मतलब ठंडियों की अपेक्षा ज़्यादा पाई जाती है। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। दूसरा ये कह रहा है कि जो जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है ये भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा भी अधिक होती है। तो जो जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है ये भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। दूसरा भी सही है। लेकिन यदि हम बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा ये भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। क्या इसीलिए गर्मियों में महाद्वीप और महासागरों के बीच तापमान विपर्ययता शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये दोनों सही तो है लेकिन इंडिविजुअली सही है। तो जो सर्दी होती है, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में महाद्वीप मतलब क्या होता है? स्थल हो जाएगा। महासागर मतलब जल। इनके बीच में तापमान विपर्याप्तता का मतलब क्या है? तापांतर। तापांतर मतलब ताप में अंतर पाया जाता है। तो गर्मियों में ज़्यादा पाया जाता है लेकिन ठंडियों में कम पाया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये है कि जो महासागर है वो धीरे धीरे, ठीक है, जो महासागर है मतलब कि जो जलीय एरिया है वो क्या है? वो धीरे धीरे, लेकिन जो स्थल है, ठीक है, यदि हम बात करें स्थल की मतलब कि मैदान क्षेत्र की, ये तेज़ी से गर्म होते हैं और तेज़ी से ठंडे भी होते हैं। मतलब कि जो स्थल है ये तेज़ी से गर्म हो जाएंगे और तेज़ी से ठंडे भी हो जाएंगे। लेकिन जो महासागरीय क्षेत्र है वो धीरे धीरे गर्म तो होंगे लेकिन वो ठंडे भी धीरे धीरे होंगे। यही कारण है कि गर्मियों में महाद्वीप और महासागर में सबसे ज़्यादा तापांतर पाया जाता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि हाल ही के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि वह बाह्य समताप मंडल में पलायन कर जाती है। ये कारण बिल्कुल भी नहीं है। समुद्रों में पादप प्लवक ये प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तीसरा ये कह रहा है कि जो ध्रुवीय बर्फ है ये छत्रक वायु का प्रग्रहण कर लेते हैं, तो इसका तीसरा भी गलत है, इसका पहला भी गलत है, इसका सही है ओनली 2। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है कि जीवमंडल क्या है? एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है। बिल्कुल करेक्ट है ये। कारण ये कह रहा है कि जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद जो पुनः नए पदार्थ होते हैं इनका निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध भी नहीं होता है। तो इसका कारण गलत है लेकिन कथन सही है। तो जो जीवमंडल होता है एक खुला विवृत तंत्र होता है, ठीक है, ओपन सिस्टम होता है। क्यों? क्योंकि जो इसमें पदार्थ होते हैं इनका निवेश तथा बहिर्गमन होता है, तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो जीवमंडल जो है ये खुला विवृत तंत्र है। इसका कारण क्या है कि इसमें जो पदार्थ होते हैं उनका निवेश भी होता है और इनका बहिर्गमन भी होता है। यदि बात करें पारिस्थितिकी तंत्र की, तो ये जो ऊर्जा होती है मतलब एनर्जी होती है, इसका 10% भाग ही एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक जाता है, ठीक है। कितना जाता है? एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में कितना जाता है? ओनली 10%। और ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशीय होता है, तो ये भी याद रखेंगे। और ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, इसका अर्थ क्या है कि जो ऊर्जा है उसके निवेश व स्थानांतरण पर प्रतिबंध होता है, ना कि कोई प्रतिबंध नहीं होता है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रमुख जैव मंडल है और उनकी अवस्थिति है। तो सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में है। पंचमढ़ी एमपी में है। नोकरेक नंदा देवी ये कहाँ पे है? नंदा देवी उत्तराखंड में। नोकरेक ये मेघालय में है। नेक्स्ट है अगेन सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसमें हरे पादप ये क्या है? तो ये
उत्पादक होते हैं। जो हरे पादप होते हैं ये क्या होते हैं, ये उत्पादक की कैटेगरी में आते हैं। जो पशु परजीवी होते हैं ये क्या होता है, ये उपभोक्ता होते हैं, लेकिन उसमें भी सेकेंडरी उपभोक्ता होते हैं। और जो पादप परजीवी होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, तो हरित पादप क्या होंगे, उत्पादक होंगे, लेकिन पादप जो परजीवी होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। और कवक जो इसे फंजाई भी कहते हैं ये अपघटक होता है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन ये कह रहा है कि जो जाड़ा है, ठंडी की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर रहता है। बिल्कुल करेक्ट है ये। कारण ये कह रहा है कि मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है। ऐसा कारण बिल्कुल भी गलत है ये, इसका सिर्फ और सिर्फ कथन सही है। मतलब दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर हो जाता है ठंडियों में। इसका कारण क्या है कि ठंडियों में ठंडी तथा जो भारी वायु होती है, जो ठंडी होती है और वायु क्या होती है वो भारी होती है। ठीक है, और ये मोटर गाड़ियों के द्वारा जो उत्सर्जित धुआं होता है ये क्या होता है, ये ठंडियों में संघनित हो जाता है। ठीक है, इसी के कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण ज़्यादा हो जाता है ठंडियों में। साथ ही ठंडी के मौसम में जो गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है कि ईंधन दहन की प्रक्रिया कम हो जाती है। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। जो कृषि मृदाएं होती हैं ये पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं। बिल्कुल करेक्ट है ये। दूसरा कह रहा है कि जो मवेशी होते हैं ये पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं। दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि कुक्कुट उद्योग ये पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। तो इसके तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो बायोस्फीयर रिजर्व का संबंध है एडवर्ड सुयस से, तो इसका पहला ही सही है। यदि हम बात करें इकोसिस्टम की, ये शब्द सबसे पहले दिया जाता है एजी टांसले के द्वारा। इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। ठीक है, और जैव विविधता की बात करें तो इसका प्रयोग किया जाता है वॉल्टर जी रोजेन के द्वारा। ठीक है, तो इसका ओनली वन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं बताना है। तो इसमें जो ईश्वर वर्मन है इनका संबंध किससे है, ये जौनपुर प्रस्तर अभिलेख से संबंधित है। लेकिन सर्ववर्मन ये गया ताम्रपत्र लेख से नहीं संबंधित है, तो इसका ऑप्शन बी ही सही नहीं होगा। और यदि बात करें सर्ववर्मन की तो ये असीरगढ़ ताम्रपत्र लेख से संबंधित है। ठीक है, और जीवित गुप्ता सेकंड ये दैव बर्डार्क अभिलेख से संबंधित है तथा ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख से संबंधित है। साथ ही यदि हम बात करें गया ताम्रपत्र लेख की, तो इससे यदि सर्ववर्मन का संबंध नहीं है तो किससे है, तो ये जो गुप्त राजवंश के सम्राट थे कौन थे, समुद्रगुप्त जी का संबंध किससे है, गया ताम्रपत्र से। नेक्स्ट है कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो हड़प्पा संस्कृति थी ये सिंध और पंजाब में परिपक्व हुई। बिल्कुल करेक्ट है ये वहाँ से दक्षिण और पूर्व की ओर फैली थी, तो ये भी सही है। और यह क्षेत्र जहाँ यह फैली थी यह मिस्र मतलब कि इजिप्ट साथ ही मेसोपोटामिया से भी बड़ा था। इसके तीनों ही कथन सही हैं। हड़प्पा संस्कृति जिसे ही सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, तो इसका उद्भव कहाँ होता है, तो यदि हम बात करें इंडिया की तो इंडिया के पश्चिम में होता है। ठीक है, इंडिया के पश्चिम में होता है। प्रेजेंट में कहाँ ये है, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र में। नेक्स्ट है प्रमुख तीर्थंकर है और उनसे जुड़ा जन्म स्थान, ये सभी कहाँ के हैं, यूपी के हैं। तो आरओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही गया है हर बार। और मैंने जितने भी तीर्थंकर हैं उनका जहाँ से संबंध है यूपी में जन्म स्थान, उनसे जितने भी रिलेटेड स्थान है मैंने उनको कराया है। बहुत ही छोटी वीडियो है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। तो यदि हम बात करें ऋषभनाथ की तो इनका संबंध था अयोध्या से। संभवनाथ का संबंध था श्रावस्ती थे, तो स से संभव, सा से श्रावस्ती, याद रखेंगे। ठीक है, पद्मनाथ जी का संबंध था कौशाम्बी से और पार्श्वनाथ कहाँ से, काशी से थे। तो पार्श्वनाथ काशी, कैसे, पार्श्वनाथ काशी, पद्मनाथ कहाँ से संबंधित है, कौशाम्बी से। और यदि बात करें हम ऋषभनाथ की तो ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भी रहे हैं। और यदि हम बात करें संभवनाथ की तो ऋषभनाथ पहले तीर्थंकर थे, संभवनाथ तीसरे तीर्थंकर थे, संभव श्रावस्ती। ठीक है, और यदि हम बात करें पद्मनाथ की तो ये जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर थे। और यदि बात करें पार्श्वनाथ की तो ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है अगेन प्रमुख महाजनपद और उनसे जुड़ी कैपिटल है, ये भी मैंने कराया है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया है आरओ में, तो आप लोग जाके जरूर देखिएगा। बहुत छोटी वीडियो है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए मैंने। तो यदि हम बात करें मत्स्य जनपद की तो मत्स्य की कैपिटल क्या रही है, तो ये रही है विराटनगर। क्या रही है, मत्स्य की विराटनगर। तो ए में हो जाएगा 3। ठीक है, और यदि हम बात करें कुरु की तो कुरु की कैपिटल क्या रही है, इंद्रप्रस्थ। ए में 3, बी में 4, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन बी और सी दोनों में है। ठीक है, दोनों चेक करने पड़ेंगे। और यदि हम बात करें शूरसेन की तो इसकी कैपिटल क्या रही है, मथुरा, यूपी का मथुरा। तो सी में 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अशमक की कैपिटल क्या रही है, ये रही है पोतन।
नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो शिल्पाधिकारम ये क्या है, एक महाकाव्य है, इसकी रचना की जाती है इलांगो आदिकल के द्वारा, ये भी करेक्ट है। मणिमेखलाई की रचना तिरुमाजीशी के द्वारा नहीं की जाती, ये भी एक संगमकालीन महाकाव्य है, इसकी रचना की जाती है शीतलय सतनार के द्वारा। किसके द्वारा? शीतलय सतनार के द्वारा। तो यहाँ पे मणिमेखलय शीतलय, मणिमेखलय शीतलय, ठीक है, लय लय याद रखेंगे, ठीक है। और कुरल इसकी रचना की जाती है तिरुवल्लूर के द्वारा, कुरल ल भी आ रहा है, यहाँ पे भी वल्लूर, ठीक है। और तिरुमदल की रचना तिरुमंगय अलवार के द्वारा, तो यहाँ पे भी तिरु है, यहाँ पे भी तिरु है। नेक्स्ट है, प्रमुख शासक और अधिकारी हैं और उनसे जुड़ा कबीला है। तो यदि बात करें इल्तुतमिश की, तो इसका संबंध था शमसी वंश से। बलबन ये मंगोल से संबंधित नहीं था, ये संबंधित था इलबरी वंश से। और जमालुद्दीन याकूत की बात करें तो ये संबंधित था हबशी वंश से। मंगू जो था, मंगू ये संबंधित था मंगोल वंश से। नेक्स्ट है, प्रमुख पुर्तगाली लेखक नूनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में जो महिलाएं थी वो निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी। तो ये कुश्ती में निपुण थी, ज्योतिष शास्त्र में निपुण थी, लेखाकरण में भी निपुण थी और भविष्यवाणी में निपुण थी। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। और यदि हम बात करें पुर्तगाली यात्री नूनिज की, तो ये आया था विजयनगर साम्राज्य में कब? अच्युत राय के कार्यकाल में। इसी समय यदि हम विजयनगर शासक के टाइम पर आए प्रमुख यात्रियों की बात करें तो आया था कौन? इटालवी यात्री कौन? निकोलो कोंटी। किसके टाइम पर आया था? तो ये आया था देवराय प्रथम के कार्यकाल में, ठीक है। निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के कार्यकाल में आता है, जो कि इटालवी यात्री था। और यदि बात करें अब्दुल रजाक की, तो ये भी आता है, लेकिन ये आता है देवराय तुर्की के कार्यकाल में। और ये अब्दुल रजाक कहाँ का था? नाम से समझ में आ रहा है क्या? फारस का था, ठीक है। और यदि बात करें बारबोसा और डोमिंगो पायस, तो ये दोनों कहाँ के थे? बारबोसा एंड डोमिंगो पायस ये दोनों पुर्तगीज थे और ये आए थे कहाँ? कृष्णदेवराय के कार्यकाल में, ठीक है। कृष्णदेवराय के कार्यकाल में आते हैं बारबोसा और डोमिंगो पायस। साथ ही निकितन बहमनी सुल्तान, ठीक है। कौन? बहमनी, जो बहमनी था, बहमनी सुल्तान, ये कहाँ का था? पहली बात तो ये रूसी यात्री था। किसके टाइम पर आया था? तो ये मोहम्मद थर्ड के शासनकाल में आता है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ध्रुव दास का संबंध किससे? भगत नामावली से है। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभा दास है, ये भी सही है। रसिक प्रिया के रचनाकार रसर खान नहीं है, ये है केशव दास। तो इसका ऑप्शन सी ही सही सुमेलित नहीं है। और चित्रावली की रचना की जाती है उस्मान के द्वारा। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया है। कथन ये करा है कि जो शाह आलम द्वितीय था इसने अपने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्षों में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए थे, बिल्कुल करेक्ट है। कारण ये करा है कि जो उत्तर पश्चिमी सीमांत था यहाँ पे विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था, तो इसका कारण भी सही है। लेकिन जो शाह आलम द्वितीय था ये अपने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किया क्योंकि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में विदेशी आक्रमण का भय था। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका कारण व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन कथन और कारण दोनों सही जरूर हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो पहला ये कह रहा है कि जो शहजादा शुजा था, शाह शुजा, ठीक है, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को 4:1/2% के सामान्य सीमा शुल्क से 30 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले मुक्त कर दिया था। तो इसका पहला तो गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि जो मुर्शीद कुली जफर खां था, ठीक है, इसने कंपनी के दस्तक को आंतरिक व्यापार के लिए प्रयोग में न लाए जाने की व्यवस्था करी थी। दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा ये कह रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनके सेवक थे जो इन्होंने भारतीय व्यापारियों को सीमा शुल्क से बचने के लिए दस्तक विक्रय कर दिए थे। तो इसका दूसरा और तीसरा सही है, लेकिन पहला गलत है। तो जो बंगाल था, ठीक है, बंगाल में सबसे पहले अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दी जाती है। कब दी जाती है? 1651 में दी जाती है। किसके द्वारा? बंगाल का सूबेदार होता है कौन? शाह शुजा के द्वारा, ठीक है। इसने फरमान जारी किया था 1651 में। और उस फरमान में क्या था कि जो 3000 रुपये थे, ये 3000 रुपये ये वार्षिक कर की अदायगी के बदले जो कंपनी थी, मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको कहाँ पे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया जाता है। तो ये फरमान याद रखिएगा, किसके द्वारा? सबसे पहले 1651 में किसके द्वारा? शाह शुजा के द्वारा, ठीक है, जो कि बंगाल का सूबेदार होता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना था? मात्र 3000 रुपये देने थे। उसके बदले क्या था? उन्हें बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का वहाँ पे मुक्त व्यापार करने की विशेषाधिकार मिल जाती है मात्र 3000 रुपये में, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि अवध के प्रशासन पर निम्नलिखित रिपोर्ट को पढ़े और नीचे देखे कूट से उनका सही कालानुक्रम बताना है। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है, ये रिपोर्ट थी नरेटिव ऑफ अ जर्नी थ्रू द
अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान, ये कब प्रकाशित की जाती है? 1825 4 से लेकर 25 तक। और दूसरा क्या कह रहा है कि जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स 1849-50, ये तो इसका डेट भी दिया ही है। आउटरम की रिपोर्ट कब आती है? ये आती है जेम्स आउटरम की रिपोर्ट 1856 में, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और ये लिखी किसके द्वारा जाती है? तो ये लिखी जाती है कर्नल स्लीमैन के द्वारा। कौन सी? सेकंड, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं बताना। तो बक्सर का युद्ध होता कब है? सबसे पहले तो ये होता है 1764 में। इसके टाइम पे गवर्नर जनरल कौन होता है? वेंसी टाट होता है, बिल्कुल करेक्ट है। आंग्लो नेपाल युद्ध, तो एंग्लो नेपाल वार कब होता है? ये होता है 1814 से लेकर 16 के बीच में। इस टाइम पे कौन होता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स होता है। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वार कब होती है? तो ये होती है 1799 में। ठीक है, इस टाइम पे कौन होता है गवर्नर जनरल? लॉर्ड वेलेस्ली। और यदि बात करें हम थर्ड एंग्लो मराठा वार की, तो ये कब होता है? तो ये आंग्ल नेपाल युद्ध के जस्ट बाद होता है। इसका मतलब कब होता है? 1817 से लेके 1818 तक। तो इस टाइम पे कौन होगा? इसके जस्ट बाद होगा, तो यहाँ पे भी होगा कौन? लॉर्ड हेस्टिंग। तो यहाँ पे कॉर्नवालिस नहीं है। तो कॉर्नवालिस कब था? ये 1793 में था। ठीक है, 1793 में स्थायी बंदोबस्त जब आता है तब था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यदि हम बात करें मराठा वार की, तो थर्ड मराठा वार कब होता है? ये तो हम लोगों ने देखा 1817 से लेकर 18 होता है, लेकिन फर्स्ट एंग्लो मराठा वार ये होती कब है? तो ये 1775 से लेकर 1782 तक चलती है। और सेकेंड एंग्लो मराठा वार ये शुरू होती है 1803 से लेकर 1805 के बीच में। तो ये तीनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, भारतीय शस्त्र अधिनियम कब आता है? तो ये आता है 1878 में। शाही पद एक्ट कब आता है? 1876 में। तो कौन सबसे पहले आएगा? शाही पद आएगा, फिर उसके बाद आएंगे भारतीय शस्त्र अधिनियम। ठीक है, और भारतीय उच्च न्यायालय एक्ट ये आता है 1861 के भारत परिषद अधिनियम में इसकी व्यवस्था की जाती है। और इसी के बाद आता है भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 19वीं सदी में भारत में आर्थिक विकास की कमी होती है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण जिम्मेदार थे? तो बात कर रहा है बेसिकली 19वीं सदी के भारत में आर्थिक विकास की कमी के। तो तब क्या हुआ था कि आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश सरकार ये अहस्तक्षेप की नीति से वचनबद्ध थी, लेकिन वास्तव में यह एक विभेदात्मक हस्तक्षेप की नीति भी थी। ये कारण भी था भारत में आर्थिक विकास की कमी का, बिल्कुल करेक्ट है। और जो यूरोपीय उद्यमी थे उनके संबंध जो थे वो बैंक और एजेंसी घरों के साथ थे, लेकिन जो भारतीय थे उनको स्वजन परिवार व जाति के लोगों पर भी निर्भर रहना पड़ता था। दूसरा भी सही है। तीसरे की बात करें तो कह रहा है कि जब बागानों का अंतरण ये व्यक्तिगत पूंजीपति के स्वामित्व में किया गया, तब जो देशी निवेशक थे इनकी जानबूझकर उपेक्षा की जाती है। तो इसके पहले, दूसरे और तीनों ही कारण थे भारत में आर्थिक विकास की कमी के। नेक्स्ट है, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोह को सही घटनाक्रम के अनुसार करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बंगाल का सिपाही विद्रोह है ये कब होता है? 1764 में होता है। ठीक है, 1764 में और क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, पक्ष का विद्रोह कब होता है? ये होता है 1816 से लेकर 32 में। वेल्लोर में जो सिपाही विद्रोह होता है ये होता है 1806 में। ठीक है, और यदि बात करें संथाल की तो ये होता है 1855 से 56 में। और यदि हम बात करें कोल विद्रोह की तो ये होता है 1831-32 में। तो इसमें सबसे पहले कौन सा होता है? बंगाल का सिपाही विद्रोह। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नाना साहब का संबंध कहाँ से था? कानपुर से। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध झांसी से था, इन्होंने 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया था। ठीक है, तात्या टोपे ने मध्य भारत से नेतृत्व किया था, लेकिन कुंवर सिंह इनका संबंध यूपी से नहीं, इनका संबंध था बिहार से। बिहार में भी कहाँ से? जगदीशपुर से। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जो समाज सुधारक राजा राम मोहन राय थे इनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा गलत बताना है। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय उस सम्राट वर्ग के थे जिसकी शक्ति चिर अस्थायी बंदोबस्त मतलब कि परमानेंट सेटलमेंट लागू करने पर कम हो गई थी। तो इसका पहला ही गलत हो जाएगा। ठीक है, और राजा राम मोहन राय ने वेदांत के अद्वैतवाद और ईसाई के एकेश्वरवाद दोनों का अध्ययन किया था, ये तो बिल्कुल सही है। इन्होंने उपनिषदों का बंगाली में भी अनुवाद किया था। और इनका पहला संगठन कौन सा था? आत्मीय सभा, जिसकी स्थापना कलकत्ता में की जाती है 1815 में। इसके तीनों कथन सही है, सिर्फ पहला गलत है। तो यदि हम बात करें राजा राम मोहन राय जी की, तो इन्हें आधुनिक भारत और बंगाल के नवयुग का जनक कहा जाता। ठीक है, इनकी पहली रचना कौन सी थी? तो वो हो जाएगी तुहफत उल
मुहाइद्दीन, ठीक है, उल मुहाइद्दीन, ठीक है, ये थी राजा राममोहन राय की पहली रचना। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कह रहा है कथन कि आर्य समाज ये आंदोलन जो था इसने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। बिल्कुल करेक्ट है ये। आर्य समाज आंदोलन जो था इसने श्वेत जाति के श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर भी किया था। तो इसके दोनों कारण और कथन दोनों तो सही है, लेकिन जो आर्य समाज आंदोलन था इसने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया, क्या इसीलिए हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान हुई थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका कथन और कारण दोनों सही तो है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन ये कह रहा है कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण ही भारत का आधुनिकीकरण हुआ था। बिल्कुल करेक्ट है। तो जो भारत का आधुनिकीकरण हुआ उसका कारण क्या था कि जो 19वीं सदी में हुए धार्मिक सामाजिक आंदोलन ही थे। और जो धार्मिक सामाजिक आंदोलन हुए थे ये मूल रूप में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साथ ही अन्य ऐसे विचार थे जो कि आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, साथ में कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संबंध किससे था? ये संबंधित थे भारतीय जन संघ से। मीनू मसानी जी का संबंध था स्वतंत्र पार्टी से। एस ए डांगे का संबंध था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से तथा अशोक मेहता का संबंध था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी के पहले दशक में होने वाली निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन कब होता है? तो पहला अधिवेशन ही बम्बई में होता है। कब? 1885 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? तो ये होती है 1906 में। बंगाल का विभाजन 1905 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा सूरत अधिवेशन ये होता है 1907 में। तो ये डेट याद रखेंगे। नेक्स्ट है कह रहा है कि 1907 में कांग्रेस में वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने करी थी। बिल्कुल करेक्ट है ये। और इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों, कौन सा, चरमपंथी और नरमपंथी में विभाजित हो गई थी। तीसरा कह रहा है कि 1916 में जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था इसमें कांग्रेस के 2 गुट, चरमपंथी और नरमपंथी का विलय हुआ था। और कह रहा है कि इसकी अध्यक्षता SP सिन्हा के द्वारा की गई। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। देखिए यहाँ तक तो सही है ये, 1916 में अधिवेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 में, गरम दल और नरम दल इन दोनों का विलय भी हो जाता है। यहाँ तक तो सही, लेकिन इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? SP सिन्हा नहीं, अंबिका चरण मजूमदार जी के द्वारा की जाती है। तो इसका तीसरा गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। जो खिलाफत आंदोलन था इसने शहरी मुस्लिमों को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया था। खिलाफत आंदोलन कब होता है? 1919 में होता है। ठीक है, तो इसमें जो शहरी मुस्लिम थे उनको राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया था खिलाफत आंदोलन ने। बिल्कुल करेक्ट है ये। और कारण कह रहा है कि राष्ट्रीय और खिलाफत ये दोनों ही आंदोलनों में साम्राज्यवाद विरोध एक प्रबल तत्व रहा है। कारण भी सही है। और राष्ट्रीय और खिलाफत आंदोलन दोनों में ही साम्राज्यवाद विरोध एक प्रबल तत्व रहा है। इसी कारण शहरी मुस्लिमों को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया था। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, साथ में ये व्याख्या भी कर रहा है। और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? अली बंधुओं। कौन से अली बंधुओं? मोहम्मद अली तथा शौकत अली के नेतृत्व में की जाती है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे तरंग दैर्ध्य की यूनिट क्या है? एंगस्ट्रॉम है। दाब की यूनिट क्या है? पास्कल है। ऊर्जा की क्या है? जूल है। तो उच्च वेग की क्या हो जाएगी? मैक हो जाएगी। तो इसके सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ओडोमीटर का काम क्या है? ये वाहनों के पहियों के द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। बिल्कुल करेक्ट है। ओंडोमीटर क्या है? ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। इसका दूसरा भी सही है। ऑडियोमीटर क्या है? ये ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है। इसका तीसरा भी सही है। और यदि बात करें अमीटर की, तो ये विद्युत शक्ति मापक यंत्र नहीं है। इससे विद्युत धारा का मान ज्ञात किया जाता है, वो भी किसमें? एम्पियर में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सही सुमेलित नहीं है। और मैंने साइंस, जियोग्राफी तथा इन्वायरमेंट के सभी, मतलब जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के चैप्टर वाइज डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन के MCQ कराए हैं। ये सभी क्वेश्चन हुए हैं वहाँ पे। आप लोग जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, बस उनके पूछने का तरीका अलग होता है। तो आप लोग जाके जरूर देखिएगा।